जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए 251 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करना था। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो पूरे भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का प्रयोग नाट्यशास्त्र में, साहित्य दर्पण में, रामायण में, अष्टाध्यायी में। तो देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में जो अनुकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग ये नाट्यशास्त्र में मिलता है। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। पंचम वेद कहते हैं इस ग्रंथ के। जो छठा और जो सातवां है इसको षठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है। छठे और छठवें में रस तथा भाव इनका वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो सबसे पहले अनुकरण का जो प्रयोग है ये इन्हीं के द्वारा, जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र वहीं पे अनुकरण शब्द का पहली बार प्रयोग में मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटना है। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, सिकंदर, प्लेटो, अरस्तु, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर और फिर प्लेटो, सिकंदर, अरस्तु। तो देखिए गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले प्लेटो आए, फिर अरस्तु आए, फिर सिकंदर आए हैं। तो ये सही अनुक्रम है कि प्लेटो के बाद है अरस्तु, अरस्तु के बाद सिकंदर है। रुयक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? यहाँ पे देखिए रुयक, ये रुयक है ना, रुयक। तो रुयक जो है वो किस ग्रंथ के रचयिता हैं? काव्यालंकार, कोयलानंद, काव्यादर्श, अलंकार सर्वस्व। तो जो ये अलंकार सर्वस्व यानी अलंकार ही सब कुछ है, तो रुयक जो है ये अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता हैं। काव्यालंकार तो भामा का है। कोयलानंद जो है ये अप्पय दीक्षित का है। देखिए अप्पय दीक्षित का नाम भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अप्पय दीक्षित का है कोयलानंद, क्योंकि अक्सर हम लोगों का काव्यालंकार, काव्यादर्श है ना, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ध्यान रह जाता है। लेकिन जैसे कोयलानंद, तो कोयलानंद अप्पय दीक्षित का। रुयक का अलंकार सर्वस्व, इसको भी ध्यान में रखना है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो ध्वनि के त्रिविध प्रकार में होता है वस्तु, अलंकार, रस। तो कभी भी आए कि जो ध्वनि है, ध्वनि के जो त्रिविध प्रकार हैं, त्रिविध प्रकार में वस्तु, अलंकार और रस है, ये आता है। ध्वनि का वर्गीकरण आनंदवर्धन द्वारा किया गया। तो ध्वनि का जो वर्गीकरण है वो आनंदवर्धन द्वारा किया गया। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श, काव्यालंकार। तो कौन सा है ये ध्यान देना। तो भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र जो है काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है या भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। इसे भरत मुनि ने पंचम वेद कहा। नाट्यशास्त्र में टोटल 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार। अब देखिए 10 गुण है, 10 दोष है, 4 अलंकारों में यमक, रूपक, उपमा, दीपक, ये यमक, रूपक, उपमा, दीपक, इसको ध्यान रखना है। बाकी काव्यालंकार भामा, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्यादर्श दंडी का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यानी काव्य जो होता है ना वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। तो ये किसने कहा था? महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद नगेंद्र। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था जो काव्य आत्मा की है ना वो संकल्पनात्मक अनुभूति है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ना ही विश्लेषण से है, ना विकल्प से है, ना विज्ञान से है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है, ये प्रसाद जी ने कहा। महादेवी वर्मा जी ने काव्य के संबंधी क्या बताया है कि कविता जो होता है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। तो कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और इन्होंने संकल्पनात्मक अनुभूति प्रसाद जी ने कहा। शुक्ल जी ने कहा कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से। देखिए कविता की परिभाषा कितनी अच्छी ली है कि कविता जो होता है ये मनुष्य के हृदय के जो स्वार्थ के संबंध होते हैं उनकी संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ पर जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। और डॉक्टर नगेंद्र, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा ही आधुनिक अर्थ में कविता है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो ध्वन्यालोक है इस ग्रंथ के रचयिता वामन, भामा, आनंदवर्धन, पंडित राज। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन है ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता। आनंदवर्धन ने काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन काव्यालंकार सूत्र
जहाँ पे आए कि काव्य के अलंकार का सूत्र जो है, ये सूत्र का सूत्रधार कौन है, वामन है। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के, और वामन का है काव्यालंकार सूत्र। इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है, तो सूत्रों की संख्या भी पूछी जाती है, 319 है। ये ग्रंथ जो है कितने परिच्छेदों में, ये भी जरूरी है। तो वामन ने काव्यालंकार सूत्र लिखा, 319 सूत्र है, वो 5 परिच्छेद में बटा है। भाभा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की और पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, वर्ण विन्यास वक्रता, प्रबंध वक्रता, शब्द वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। तो ये जो शब्द वक्रता ये नहीं है, कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है, वर्ण विन्यास है, यानी जो क्रम से वर्ण रहता है उसके विन्यास में देखें, एक पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध है, एक प्रकरण वक्रता है, वाक्य वक्रता एवं प्रबंध वक्रता। तो देखिए कितने भेद बताएं, वर्ण है ना, और पद पूर्वार्ध हो गया, पद परार्ध हो गया, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता, टोटल 6 है। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं कि वक्रता के बारे में, तो ऐसे मानिए कि मान लीजिए कि कुछ भी आपको लिखना है तो उसमें वर्ण विन्यास जैसे क्रम से होना चाहिए, वो गड़बड़ी ना हो, पद के पूर्वार्ध में गड़बड़ी ना हो, पद परार्ध में कुछ ना हो। इन सब के अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि वाक्य वक्रता, वाक्य भी सही से हो, और फिर प्रबंध वक्रता। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया जो भी शब्द है वो गलत है, फिर भी मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्लेटो, सुकरात, वाल्तेयर, गैलीलियो, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो मैं जानता हूँ तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं प्राण त्याग, ये वाल्तेयर का कथन है। किनका कथन है ये? वाल्तेयर का कथन है। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की होती है? तो मौलिक रूप से व्यंजना के 3 प्रकार हैं। अगर देखें तो ये कौन सा? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो 3 प्रकार के हो गए, अभिधा मूला शाब्दी, लक्षणा मूला शाब्दी, आर्थी। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इनमें कौन सा काव्य दोष है? इसमें अगर आप देखेंगे तो अयथार्थ दोष है, या अयथार्थ काव्य दोष है। यथार्थ के अभाव में ये दोष होता है, यानी सच्चाई नहीं हो तो अक्रमत्व यहाँ पे दिया है, ग्रामीणत्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। लेकिन लिए स्वर्ण आरती, सोने की आरती, भक्तजन करते शंख ध्वनि, मतलब सोने की आरती लेके भक्तजन झंकार कर रहे हैं, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है, यथार्थ सच्चाई नहीं है, तो अयथार्थ दोष है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि कितना बताते हैं? ये 10 गुण बताते हैं, 10 ही दोष बताते हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का पहला आचार्य मानते हैं। दूसरी सदी इनका समय, नाट्य शास्त्र, पंचम वेद, इनके ग्रंथ 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार बताते। तो 10 गुण, 10 दोष के अलावा जो 4 है उसमें यमक, उपमा, रूपक, दीपक। तो रूपक, दीपक, यमक, उपमा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारतीय, आहार्य, वाचिक, आंगिक। तो देखिए भारतीय जो है ये नहीं है, भारतीय कौशिकी अलग पढ़ते हैं। आहार्य जो है वैसे भारतीय अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। हाँ, ये नाट्य वृत्ति है। भारतीय जो है नाट्य वृत्ति है। नाट्य शास्त्र में मूलतः 4 नाट्य वृत्तियाँ होती हैं, तो ये ध्यान रखना है हमको कि नाट्य शास्त्र में अगर वृत्तियों की बात करें तो 4 होती हैं, और उन्हीं चारों में जो है भारतीय होता है। नाट्य वृत्ति में एक भारतीय वृत्ति होता है, दूसरा सात्वती होता है। भारतीय, सात्वती, कैसिकी। जब भी आपको चीज़ें ना याद हो ना, उसको लिख के याद करिए, बोलिए, लिखिए, किसी के सामने बोलिए, वो अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये देखिए भारतीय है, सात्वती है, कैसिकी, आरभटी है, आरभटी। तो जब भी नाट्य वृत्तियों की बात की जाए तो मूलतः वो 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं, भारतीय, कैसिकी, सात्वती और आरभटी। अभिनय जो है, ये तो हमने नाट्य वृत्तियाँ बताई। अभिनय भी 4 प्रकार के माने गए हैं। जो अभिनय किया जाता है उसमें आंगिक या कायिक होता है, सात्विक होता है, वाचिक होता है, आहार्य होता है। तो आंगिक, कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। लक्षण को कहा जाता है शब्द शक्ति, छंद, रस, अलंकार। तो लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। लक्षणा जो होता है, लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इन शब्द शक्तियों के अलग अलग। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आते हैं।
लक्षणा शक्ति में रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, बाकी ये हो गया। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? अभी हमने पहले ही पढ़ा था, पीछे से, लेकिन ये कह रहा कि पीछे से दी जाने वाली, हमने विस्कंभक के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है नाटक में पर्दे के पीछे से जब कोई आवाज़ देता, सूचना देता है तो उसको चूलिका कहते हैं, है ना। तो नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। और संस्कृत साहित्य के नियम के अनुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है। मतलब युद्ध का या मृत्यु का, रंगशाला का नियम है संस्कृत साहित्य में कि आपके युद्ध का या मृत्यु का दृश्य वहाँ नहीं दिखा सकते, इसलिए इसकी सूचना नेपथ्य से हो जाया करती है। विस्कंभक का काम है नाटकीय वृत्ति में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत क्रियाकलाप अथवा चेष्टाओं का प्रसार रोकना, स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना। मतलब ये नहीं नाटकीय वृत्त खूब बड़ा कर दोगे, जो भी नहीं दिखाना वो भी दिखाए चले जा रहे हो, तो इसमें विस्तृत जो क्रियाकलाप चेष्टा उनके प्रसार को रोकना है और स्मृति के द्वारा, याद के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट करना, ये विस्कंभक का काम है। प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है। शुद्धा, सरोपा, रूढ़ा, गौड़ी। रूढ़ा प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है। रूढ़ा जो है ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, अपितु यह लक्षणा का भेद है। शुद्धा, सरोपा, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। अब देखिए रूढ़ा जो ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, अपितु यह लक्षणा का भेद है रूढ़ा। और शुद्धा, यहाँ पे जो शुद्धा है, सरोपा है, ये शुद्धा और सरोपा जो है ये गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है। लक्षण के दो भेद होते हैं लक्षणा के, प्रयोजनवती और रूढ़ा, प्रयोजनवती और रूढ़ा दो होते हैं। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के तहत आते हैं? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के तहत आते हैं? ग्रामत्व, च्युत संस्कारत्व, प्रतिकूल वर्णत्व, निरर्थकत्व। तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोग च्युत संस्कारत्व दोष के तहत आते हैं। व्याकरण विरुद्ध अगर आप प्रयोग कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो वो च्युत संस्कारत्व दोष के तहत आता है। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती तो वहाँ पे च्युत संस्कृति दोष आता है। आपने व्याकरण संबंधी त्रुटि कर दी, व्याकरण विरुद्ध कुछ भी किया तो च्युत संस्कारत्व हो गया। इस निराशा को छोड़ो, आशा से लो काम। यहाँ निराशा, यहाँ निरस्ता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, इसकी शुद्ध रूप निराशा होगा, निरस्ता नहीं होगा, निराशा होगा। जो प्रयोजनवती लक्षण है उसके कौन से भेद हैं? तो प्रयोजनवता लक्षण के जो है गौड़ी यानी शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद शुद्धा जो है ये प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है। लक्षणा शब्द शक्ति का एक प्रकार है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है। प्रयोजनवती वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करे। वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करे। इसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई हैं, यहाँ तलवार का अर्थ तलवार ना होकर तलवार बंद सिपाही है। गौड़ी एवं शुद्धा प्रयोजनवादी लक्षणा के दो मुख्य भेद हैं। काव्य का सर्वस्व कहा गया है तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। काव्य का जो सर्वस्व है तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामा है। बाकी ध्वनि आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक, रीति वामन। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के भेद अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली अभिधा है। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण वो लक्षणा है। जब अभिधा तथा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता है तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उस शक्ति को व्यंजना कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। 10 शब्द गुण और 10 अर्थ के होते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीज सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधगुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाबी रंग। तो कानों को प्रिय कड़ जो है श्रव्य काव्य, तो मधुर काव्य कहलाता है जो माधुर गुण का परिचायक होता है। यह गुण श्रृंगार करुणे में शांत रसों में पाया जाता है। इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, अभिधा, श्रोता, लक्षणा। तो देखिए श्रोता नहीं होगा, श्रोता कोई भेद नहीं होता है अगर देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए
श्रोता सब शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों है। अभिधा के बारे में बता ही दिया, लक्षणा व्यंजना क्या होता है। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। समास दोष, पद दोष, रस दोष। तो अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना रस दोष है ना। ये अनुभाव विभाव किस में आता है, रस के तहत, तो ये रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित हो तो उसे रस दोष कहते हैं, जबकि समास दोष तथा दोष अनुभाव तथा विभाव से संबंधित नहीं है। उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहा सबे लागी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। भाव का अपकर्ष, भावोत्कर्ष, भाव संधि, भाव सबलता। जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित जो उद्धव शतक है उसकी पंक्तियां हैं ये उद्धव शतक की, हम लिखे हुए हैं कहाँ, हम लिखे हुए हैं कहाँ, हमको लिखियो कहा, कहते सब लगी में पुनरोक्ति द्वारा भाव उत्कर्ष का बोध होता है, अन्य दिए गए भाव संगत नहीं, भाव उत्कर्ष का बोध होता है। अर्थ वैमल्यम प्रसादा, अर्थ की विफलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार की है। तो अर्थ वैमल्यम प्रसादा, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, ये जो है किस आचार के द्वारा, आनंदवर्धन, वामन, रुद्र, दंडी। तो अर्थ वैलम प्रसादा अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में दिया है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, रुद्र का काव्य अलंकार, दंडी का काव्यादर्श। भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं, 5, 17, 4, 9। तो भामह ने 3 प्रकार के, सामान्य दोष में 11, वाणी दोष 4, अन्य दोष 11। भारतीय काव्यशास्त्र अलंकार संप्रदाय के पहले आचार्य कौन है, तो भामा, मम्मट और अभिनवगुप्त, रुद्रट। अलंकार संप्रदाय के पहले आचार्य भामा है। भामा की प्रसिद्ध कृति काव्य अलंकार, इनका समय 6ठी सदी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तथ्य मानते हुए कहा, न कांतापमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी बिना जो है अगर आपने अलंकार नहीं प्रयोग किया तो उसके बिना, मतलब उस नाक कांतामापि जैसे लेडी जो होती हैं तो आभूषण के बिना नहीं, तो वही चीज़ है कि अलंकार का भी एक अपना अर्थ होता है। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ था, तो वक्रोक्ति जो आया था ध्वनि संप्रदाय, अलंकार, रस, साधारणीकरण। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ था। तो ये सोचिए कि वक्रोक्ति जो आया ये ध्वनि के विरोध में आया है। वक्रोक्ति लाया किसके द्वारा है, कुंतक के द्वारा। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है और ध्वनि आनंदवर्धन जी के द्वारा था, ध्वन्यालोक इनका था। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है, कि काव्य की आत्मा जो होती है वो अनुकरण होती है। तो अरस्तु ने जो है, अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण जो होता है वो काव्य की आत्मा है। अरस्तु का समय 384 से 22 है, 322 समय। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ तेखनेस, ऋतुरेकेश, भाषा शास्त्र। ये तेखनेस, ऋतुरेकेश भाषा है, पेरिपोइतकेस ये काव्य शास्त्र, बाकी वशीयतनामा। प्लेटो ने कवि को क्या माना है, अनुकर्ता, विकर्ता, कर्ता, निर्माता। तो प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। प्लेटो मानते हैं कि प्लेटो ने माना है कवि को अनुकर्ता, कवि को अनुकर्ता माना है। प्लेटो का समय 427 से 343 है ना। तो अरस्तु का 384 से 322 है और प्लेटो का 427 से 343। इसने प्रत्यय जगत का यथार्थ माना है। इसने आदर्श राज से कवि को बहिष्कार करने की बात कही। प्लेटो की प्रमुख कृतियाँ यौन, लॉज, रिपब्लिक, सिम्पोशियन, पोलाइथिया। प्लेटो का कथन है गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। यूनानी में विरेचन के लिए कथारसिस शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखना है विरेचन सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। यूनानी में इसी को कथारसिस शब्द कहते हैं। अरस्तु का कहना कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है। विरेचन क्या होता है, विरेचन मनोविकार का शुद्धिकरण है। विरेचन क्या है, मन के जो विकार होते हैं उसका शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः दुखांतक, त्रासदी काव्य रूप का विवेचन किया है। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण होता है जो गंभीर तथा कुछ पूर्ण या विस्तृत होता है, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित है। कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा एवं भय का उद्भूत कर इन भावों को उचित विवेचन करे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, अभिनवगुप्त, क्रोचे, कुंतक, लोंजाइनस। तो अभिव्यंजनावाद जो है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे, है ना। तो ये क्रोचे है अभिव्यंजनावाद के। इन्होंने स्थेटिक, तो ये भी ध्यान रखना, स्थेटिक किसकी है, अभिव्यंजना के क्रोचे हैं। स्थेटिक इनकी रचना है और इतालवी भाषा में ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विभाजन, दूसरा सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे कैसे दार्शनिक है, तो क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है। क्रोचे कैसे दार्शनिक है, क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है और
क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक, इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद, इनकी मान्यताएं अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद। अभिव्यंजना आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। देखिए क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है और मानते क्या क्या हैं। तो क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक, इनके सौंदर्य विवेचन का आधार भी आत्मवाद है और इनकी मान्यता है कि अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। अभिव्यंजना आत्मिक कला है, जो अभिव्यंजना होता है ये आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। कला व्यक्तिक है, कला के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। अभिव्यंजनावाद के सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। तो ये जो है महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का। प्रवर्तक क्रोचे हैं, उनकी स्थेटी का ग्रंथ है। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? तो उदात्त तत्व को लोनजाइनस ने माना है ना, वही मानते हैं, प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है ये टी.एस. इलियट से संबंधित है। तो इलियट से संबंधित है निर्वैयक्तिकता। और टी.एस. इलियट ने ही ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट लिखा है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्वैयक्तिकता पर विचार किया। इलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। इनका जन्म सेंट लुइस अमेरिका में। इनकी प्रमुख रचनाएं द सैक्रेड वुड है, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स भी है। काव्यशास्त्रीय आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो काव्यशास्त्रीय आचार्यों के सही अनुक्रम में वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट। वामन 8वीं सदी काव्यालंकार सूत्र, आनंदवर्धन 9वीं सदी ध्वन्यालोक, अभिनवगुप्त 10वीं सदी अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन, मम्मट का है काव्य प्रकाश 11वीं सदी। नित्य का संबंध किस विचारधारा से है? तो नित्य जो है ये अस्तित्ववादी दार्शनिक है। तो नित्य का संबंध अस्तित्ववाद के विचारधारा से है, या जर्मन के दार्शनिक है, जर्मनी के हैं नित्य। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नित्से था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्राइड को माना जाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स। यहाँ पे क्रम से आपको सही कालक्रम लगाना है। पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स, द सैक्रेड वुड। तो देखिए पोएटिक्स अरस्तु, लिटरेरिया, बायोग्राफिया कॉलरिज, एस्थेटिक क्रोचे, द सैक्रेड वुड। अब पोएटिक्स अरस्तु 350, लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलरिज 1817, एस्थेटिक क्रोचे 1902, द सैक्रेड वुड टी.एस. इलियट 1920। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की? धर्मपरक, कलापरक, राजनीतिपरक, अर्थपरक। तो यहाँ पे देखिए दिए गए प्रश्नों में अगर देखें तो अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक तथा कलापरक अर्थ में की है। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के अस्तागिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कवि के भार का, जो कवि का भार है, तो कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द, ना अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग ना बन पाए। तो कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए भामा ने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द, न अर्थ, न न्याय है, न कला जो काव्य का अंग बन सके, भामा ने कहा था। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखें, अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौड़ और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन करें। तो आनंदवर्धन ने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन करें, व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, उसे काव्य की ध्वनि कहा है। यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको ये मिलाना है कि कौन सा किसका दर्शन है। तो मार्क्सवाद जो है विचारधारा लेखक एंगेल्स हैं, अस्तित्ववाद के काफ्का हैं, मनोविश्लेषणवाद के युंग हैं और उत्तर आधुनिकता के रोला बार्थ हैं। तो उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ, मनोविश्लेषण के युंग, अस्तित्व का काफ्का और मार्क्स का एंगल्स। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर, दैविक सत्य की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि जो होता है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दर्शक थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है यौन, फेदरूस, लॉज, रिपब्लिक। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम: दंडी 7वीं, आनंदवर्धन 9वीं, कुंतक 10वीं और रुयक 12वीं सदी। किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है?
आचार्य मम्मट ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य आगमों की शिक्षा प्राप्त कर लिया। अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका काव्य प्रकाश। कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है। यही कवि की सृजनात्मकता है। कवि की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखला नहीं होती है। तो कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। कॉलरिज के जो ग्रंथ हैं द फ्रेड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, एड्स टू रिफ्लेक्शन आदि। तो यहाँ पे हमने 300 क्वेश्चन करीबन जो है इससे रिलेटेड कर लिए हैं। और अभी तो ये मान के चलिए कि काफ़ी लेक्चर आएंगे इसमें, है ना, क्योंकि काव्य शास्त्र संबंधी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो रेगुलर बेस पे इसको सॉल्व करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।